विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले आपका अनिवार्य विषय यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का अनिवार्य विषय जिसका नाम है भारत बोध यानी अंडरस्टैंडिंग इंडिया। वैल्यू एडेड कोर्स का टॉपिक है भारत बोध यानी अंडरस्टैंडिंग इंडिया। उस टॉपिक का यूनिट नंबर सेकंड यानी दूसरी यूनिट को पहला पार्ट इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। तो आई होप आपने अभी तक आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया होगा। क्यों? क्योंकि जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और उसी तरीके से हमेशा हम आपके लिए इस तरीके से वीडियो लेक्चर लेकर आते रहें। तो हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं, पूरा कंटेंट तैयार करते हैं, उसको हम स्लाइड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर आप तक लेकर आते हैं। तो मुझे आशा है कि अभी तक आपने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कोई डाउट है तो आपका अपना एक नंबर है 77 250 44 325। मैं नंबर स्क्रीन पर लिख देता हूं, उस नंबर को आप नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप के माध्यम से आप उस पर मैसेज छोड़ सकते हैं। नंबर है 77 250 44 325। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। हम इस जो आप मैसेज आएगा उसका जवाब बिल्कुल आप तक देंगे, जो भी आपका डाउट होगा। उससे पहले विद्यार्थियों, आपका अपना एक और मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है स्पीड लर्न। क्या नाम है आपके मोबाइल एप्लीकेशन का? मैं यहां लिख देता हूं SPEEDLEARN। इस मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर में जाइए, स्पीड लर्न लिखिएगा और वहां से आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा। और उसमें ये जो वीडियो लेक्चर यहां पर चल रहे हैं, वीडियो लेक्चर तो आपको उपलब्ध होंगे ही, इसके अलावा पीडीएफ नोट्स आपको उपलब्ध हो सकते हैं पर एक मिनिमम चार्ज के साथ मात्र 51 रुपए में आप वहां जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। अब मैं देर ना करते हुए चलता हूं इस पूरे वीडियो लेक्चर की तरफ। यूनिट 2 जिसका नाम है भारतीय संविधान और नागरिक दायित्व, तो पार्ट 1 में दिया हुआ वैदिक राजधर्म और आधुनिक संविधान। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय संविधान और नागरिक दायित्व क्या होते हैं और उसके अंदर फिर हम जाएंगे वीडियो के सेकंड सेगमेंट में वैदिक राजधर्म और आधुनिक संविधान। ये नई शिक्षा नीति के अनुसार मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए स्पेशली वीडियो लेक्चर है। तो हम कह रहे थे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम जिसका नाम है वैल्यू एडेड कोर्सेज भारत बोध यानी अंडरस्टैंडिंग इंडिया। अब देखें तो मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वालों के लिए बात हुई, नई शिक्षा नीति के अनुसार बात हुई। ये पेपर आपका मैं आपको पहले बता चुका हूं, 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। क्रेडिट 2 अंक होंगे, उत्तीर्ण होने के लिए आपको चाहिए 35 अंक। टोटल इस क्वेश्चन पेपर में आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 छोटे प्रश्न रहेंगे और 5 बड़े यानी 5 लघु उत्तरीय और 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे। इस तरीके से टोटल 10 प्रश्नों का संग्रह रहेगा। यूनिट फर्स्ट हम देख चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप वीडियो देख सकते हैं जाकर। अब बात कर रहे हैं यूनिट 2 में भारतीय संविधान और नागरिक दायित्व। इसमें हम पढ़ेंगे वैदिक राजधर्म और आधुनिक संविधान, मूल अधिकार और कर्तव्य यानी धर्म, कर्तव्य, नैतिकता, युवा नागरिक और लोकतांत्रिक भागीदारी, शिक्षा का राष्ट्र निर्माण में योगदान। ये 4 टॉपिक इस यूनिट नंबर 2 में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका टाइटल है, जो हेडिंग है भारतीय संविधान और नागरिक दायित्व, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार ये होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संविधान और नागरिक दायित्व। भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून यानी कि सुप्रीम लॉ है। यह वह मूल दस्तावेज है, शासन प्रणाली, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य, सरकार की शक्तियां और देश की राजनीतिक संरचना को निर्धारित करता है। भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज जो देश की सरकार की संरचना, शक्तियों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक क्या है, गणराज्य है। 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान, याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, यानी सबसे पहले उसको हाथ से लिखा गया था, फिर बाद में टाइप किया गया और हस्तलिखित संविधान है। इसका मूल आधार 1935 के भारत सरकार का अधिनियम है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर और भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। संविधान की संरचना के बारे में बात करें हम लोग, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो स्ट्रक्चर क्या कहता है, स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बड़ा हमने सरल सा स्ट्रक्चर दिया है। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे?
तो विद्यार्थी इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मसूदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप तैयार करने में कितना समय लगा? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। याद रखिएगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। मूल संविधान में क्या था? तो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी जब ये लिखा गया था, जब ये बना था शुरुआत में। पर वर्तमान स्वरूप जब इसको संशोधन होता है, देखो हम लोग जानते हैं कि मानव जो एक प्राकृतिक समाज है, इसके अंदर रूल ये होता है कि हमेशा आपको परिवर्तन करना होता है। तो डेफिनेटली इसमें क्या किया गया? इस संविधान में कुछ संशोधन किए गए। तो संविधान में जो संशोधन हुए वो बाद में 25 भाग बन गए, 22 से बढ़कर 3 बढ़ा दी, मतलब 25 भाग हो गए और लगभग 470 से ऊपर अनुच्छेद इसके अंदर जुड़ चुके हैं और 12 अनुसूचियां, यानी कि वर्तमान में कहते तो 470 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां इसके अंदर हो गई। पहला 8 थी, अब 12 हो गई है। बात करें इसकी प्रस्तावना की, बात करें इंट्रोडक्शन की बात करें तो प्रस्तावना संविधान का परिचय। यह भारत को घोषित करता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य और नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आश्वासन देता है या देती है। संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो ये सबसे बड़ी बात है, लिखित एवं विस्तृत संविधान है। पूरे विश्व का सबसे पहला लिखित और विस्तृत संविधान जिसे कहा जाता है। सर्वोच्चता, बात ध्यान रखिएगा, हमारा जो संविधान है वो सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि देश में, हमारे देश में संविधान ही सबसे ऊपर है, उससे नीचे सब नागरिक है, सब पीपल्स है, सब पॉपुलेशन है। संघीय ढांचा लेकिन एकात्मकता का सुझाव है। हमारी खास बात यह कि हमारा जो संविधान है वो किसको फॉलो करता है? संघीय ढांचे को फॉलो करता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ध्यान रखिएगा, हमारे के अंदर जो है, हमारे देश के अंदर न्यायपालिका जिसको हम लोग कोर्ट बोलते हैं, न्यायालय बोलते हैं, जिसका हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तहसील कोर्ट, है ना। तो ऐसे वो स्वतंत्र न्यायपालिका है जिस पर किसी भी सरकार का, या कह सकते हैं जिस पर किसी भी व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होता है। वो पूरा संविधान के ऊपर आधारित है, संविधान के आधार पर चलती है, कानून के मुताबिक चलती है। मौलिक अधिकार, सबसे बड़ी बात, हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं इसके अंदर। निर्देशक सिद्धांत भी खास बात है। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमें मिली हुई है। संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया, खास बात तो है कि इसके अंदर समय समय पर संशोधन किए जाते रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता की बात होती है क्योंकि हमारा संविधान किसके बारे में बात करता है? धर्मनिरपेक्ष के बारे में बात करता है, क्योंकि हमारे देश में सभी धर्मों का बराबर से सम्मान होता है और सद्भाव रहता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, सबसे खास बात, हमारे देश का एक और मूल बात है वो संवैधानिक उपचार का अधिकार। नागरिकों के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो 6 प्रमुख अधिकार हमारे दिए हुए फंडामेंटल राइट्स, इनको आपको याद रखना अनिवार्य है। कौन कौन से राइट्स है? तो स्वतंत्र समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, और यह अधिकार नागरिकों को स्वतंत्र, सुरक्षित और समान जीवन जीने की गारंटी देते हैं। बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की यानी नागरिक दायित्व की। अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्यों की बात कही गई है, 11 फंडामेंटल राइट्स की बात कही है। पहला, संविधान का सम्मान करें, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें, स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों का सम्मान करें, देश की रक्षा करें और राष्ट्रीय सेवा में तत्पर रहें, राष्ट्रीय एकता और सद्भाव बनाएं, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, मतलब जो सार्वजनिक संपत्ति है, जो गवर्नमेंट की जो संपत्ति है, जो कि सभी की संपत्ति है, उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना, हिंसा से दूर रहे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और सुधारवादी सोच अपनाएं, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की रक्षा करें, शिक्षा को बढ़ावा दें और अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा दिलाने का कर्तव्य मुख्य है। बात करते नागरिक दायित्व क्यों आवश्यक है? देश में अनुशासन बनाए रखने, लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए, समाज के विकास और सुरक्षा में योगदान देने के लिए और नागरिकों को अधिकार के साथ कर्तव्यों का महत्व का एहसास दिलाने के लिए नागरिक दायित्व की आवश्यकता है। सरकार की संरचना क्या है? तो सरकार के 3 प्रमुख अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। याद रखना, हमारे देश में जो सरकार की प्रमुख 3 संरचना है उसमें 3 संरचना आती है। विधायिका की, विधायिका मतलब विधानसभा, क्योंकि प्रत्येक प्रदेश में अपनी अपनी एक विधानसभा है। उसके बाद कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब देश का जो संसद है, जहां पर हम बात है लोकसभा और राज्यसभा की बात करते। तो न्यायपालिका जो कि हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये इसके अंतर्गत आते हैं। संविधान का महत्व क्या है? तो नागरिकों का अधिकार देता है, शासन की शक्तियों को सीमित करता है, लोकतंत्र व न्याय की रक्षा करता है, देश में कानून व्यवस्था स्थापित करता है। यह हमारे संविधान का महत्व है। भारतीय संविधान नागरिकों को अधिकार देता है कि ताकि वे स्वतंत्र और सुरक्षित जीवन जी सकें, लेकिन साथ ही दायित्व भी देता है कि वे देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभा सके। भारतीय संविधान न केवल भारत का कानून है बल्कि नागरिकों के अधिकार, कर्तव्यों और राष्ट्र की दिशा को तय करने वाला एक जीवंत दस्तावेज भी है।
भारतीय संविधान भारत की लोकतांत्रिक आत्मा और राष्ट्रीय एकता का आधार भी है। अधिकार प्लस दायित्व इक्वल टू एक जिम्मेदार नागरिक और मजबूत राष्ट्र। तो ये हम बात कर रहे थे इस चैप्टर का, यूनिट 2 का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। तो विद्यार्थियों, इसका हमने एक इंट्रोडक्शन और तैयार किया है, मात्र 6 मिनट का वीडियो है। इसके बाद में उसको आप अच्छे से सुनिए। उसके बाद इस वीडियो का सेकंड पार्ट में मतलब इसी वैदिक राजधर्म और आधुनिक संविधान के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले उसको आप सुनिए। तो चलते हैं इस पूरा जो भी हमने पढ़ा है उसको 6 मिनट में संक्षिप्त में मैं आप तक लेकर आ रहा हूं। उसको आप सुनिए, फिर उसके बाद फिर इसकी तरफ हम चलते हैं। कभी सोचा है कि 1 अरब से भी ज्यादा लोगों वाला देश आखिर एक साथ मिलकर काम कैसे करता है? वेल, इस बहुत बड़े सवाल का जवाब ना एक किताब में है, भारत का संविधान। तो आज हम इसी महान दस्तावेज को समझने की कोशिश करेंगे। ये जानेंगे कि ये हमें देता क्या है और बदले में हमसे चाहता क्या है। तो देखिए, बात यह है कि नागरिकता कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है ना? ये तो एक तरह का लेन देन है। देश हमें कुछ गारंटी देता है और बदले में हमसे भी कुछ जिम्मेदारियों की उम्मीद रखता है। तो चलिए आज इसी रिश्ते को खंगालते हैं और देखते हैं कि हमारा संविधान इसे कैसे डिफाइन करता है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये संविधान है क्या चीज। देखिए, ये सिर्फ कोई मोटी सी कानूनी किताब नहीं है। नहीं, ये तो हमारे राष्ट्र की वो नींव है, वो बुनियाद है जिस पर हमारा पूरा का पूरा लोकतंत्र, हमारी पूरी आजादी टिकी हुई है। सिंपल शब्दों में कहें तो संविधान देश का सबसे बड़ा कानून है, सुप्रीम लॉ। आप इसे एक मास्टर रूल बुक की तरह समझ सकते हैं। यही वो किताब है जो ये तय करती है कि भाई सरकार कैसे चलेगी, उसके पास कितनी पावर होगी और सबसे जरूरी, एक नागरिक होने के नाते हमारे अधिकार क्या हैं और हमारे कर्तव्य क्या हैं। और याद रखिए, कोई भी कानून इससे ऊपर नहीं हो सकता। और पता है इसे बनाने में कितना वक्त लगा? लगभग 3 साल, पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। अब आप सोचेंगे इतना समय क्यों? वेल, इतना समय इसलिए लिया गया ताकि देश के हर कोने से आई आवाज को सुना जा सके, हर एक पहलू पर गहराई से विचार हो सके। और फिर फाइनली 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ, वही दिन जिसे हम और आप हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और यहां एक सबसे दिलचस्प बात आती है, हमारा संविधान ना कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट यानी एक जीता जागता दस्तावेज कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि यह समय और समाज की जरूरतों के हिसाब से बदल सकता है, इवॉल्व हो सकता है। और यही वजह है कि जहां ओरिजिनल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, वहीं आज 100 से ज्यादा संशोधनों के बाद ये कहीं ज्यादा बड़ा और विस्तृत हो चुका है। तो चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जो सीधे सीधे हम सब से जुड़ा है, हमारे मौलिक अधिकार यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स। पता है ये क्या है? ये संविधान का वो पक्का वादा है जो हर एक भारतीय नागरिक को दिया गया है। इसका मतलब बहुत सीधा है कि हर नागरिक को सम्मान, आजादी और सुरक्षा के साथ जीने का पूरा हक है। आप अपनी बात बेझिझक कह सकते हैं, अपनी पसंद के धर्म को मान सकते हैं और कोई भी आपकी जाति, आपके लिंग या आपके जन्मस्थान के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं कर सकता। ये गारंटी है। तो संविधान हमें कुल मिलाकर ये 6 मुख्य अधिकार देता है। देखिए, बराबरी का अधिकार, आजादी का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, अपनी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और सबसे आखिर में लेकिन शायद सबसे जरूरी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये क्या है? ये एक तरह की मास्टर की है। मतलब अगर आपके किसी भी अधिकार का हनन होता है ना, तो यही वो अधिकार है जो आपको सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाने की पावर देता है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था, ये रिश्ता एक तरफा नहीं हो सकता। तो अगर अधिकार सिक्के का एक पहलू है, तो अब बारी है सिक्के के दूसरे पहलू को देखने की, और वो है हमारे मौलिक कर्तव्य। ये इस पूरे समझौते में हमारा कंट्रीब्यूशन है। इसे ऐसे देखिए, एक तरफ है अधिकार जो हमें एक आजाद, सुरक्षित और सम्मानित जिंदगी की गारंटी देते हैं, और दूसरी तरफ है कर्तव्य जो देश के प्रति, समाज के प्रति और हमारे साथी नागरिकों के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं। सच कहूं तो आप एक के बिना दूसरे की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। और यहां एक और मजेदार बात है, ये जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये शुरू से संविधान का हिस्सा नहीं थे। जी हां, इन्हें 1976 में आर्टिकल 51A के तहत अलग से जोड़ा गया था। ऐसा तब किया गया जब यह महसूस हुआ कि भाई अधिकारों की बात तो बहुत हो गई,
अब जिम्मेदारियों पर भी जोर देना उतना ही जरूरी है। और इन कर्तव्यों में ना कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं। जैसे सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, मतलब पार्क की बेंच या बस की सीट को नुकसान नहीं पहुंचाना, या फिर वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, जिसका सीधा मतलब है कि सुनी सुनाई बातों पर, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पर यकीन करने से पहले जरा फैक्ट्स चेक कर लें। ये सुनने में छोटी बातें लगती हैं, पर यकीन मानिए यही बड़ा फर्क पैदा करती हैं। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर अधिकारों और कर्तव्यों के बीच ये जो बैलेंस है, ये जो संतुलन है, ये इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? मतलब सोचा जाए तो जब हमारे पास अधिकार हैं ही, तो फिर इन कर्तव्यों की जरूरत क्या पड़ गई? क्या सिर्फ अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके एक अच्छा समाज नहीं बनाया जा सकता? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसे ना एक बगीचे की तरह सोचकर देखिए। अधिकार वो बीज हैं जो संविधान ने हमें दिए हैं, लेकिन कर्तव्य क्या है? कर्तव्य है वो पानी, वो धूप, वो देखभाल, जिसके बिना वो बीज कभी एक मजबूत, स्वस्थ पेड़ बन ही नहीं सकते। कर्तव्यों के बिना हमारे अधिकार खोखले हैं, अधूरे हैं। यही तो है जो समाज में अनुशासन और एक साझा जिम्मेदारी की भावना लाते हैं। तो इस पूरी बातचीत का जो सार है, जो निचोड़ है, वो इस एक सिंपल से इक्वेशन में छिपा है। जब हम अपने अधिकारों को अपने दायित्वों के साथ मिलाते हैं, उन्हें जोड़ते हैं, तभी एक जिम्मेदार नागरिक बनता है। और ये बात हम सब जानते हैं कि जिम्मेदार नागरिकों से ही एक मजबूत राष्ट्र बनता है। तो आज इस चर्चा के बाद बस एक पल के लिए ये जरूर सोचिएगा, अपने राष्ट्र को और मजबूत बनाने के लिए आज, सिर्फ आज के दिन, आप अपना कौन सा एक छोटा सा कर्तव्य निभा सकते हैं। तो आपने बिल्कुल वीडियो को सुन लिया होगा, वीडियो को देखा होगा। बड़ा हमने संक्षिप्त में उस वीडियो को बनाया है, मात्र 6 मिनट का वीडियो था, आप लोगों ने देखा है, मतलब इसी वीडियो का पार्ट है वो। अब आप बात करते हैं वैदिक राजधर्म और आधुनिक संविधान की। भारत के शासन का विकास प्राचीन वैदिक काल से लेकर आधुनिक संविधान तक एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। वैदिक राजधर्म नैतिकता, धर्म और कर्तव्य पर आधारित था, जबकि आधुनिक संविधान कानून, समानता और जनसत्ता पर आधारित है। दोनों प्रणालियों में कई समानताएं और अंतर भी मौजूद है। वैदिक राजधर्म और आधुनिक संविधान में मुख्य अंतर यह है कि राजधर्म एक नैतिक और धार्मिक व्यवस्था थी जो राजा को धर्म के नियमों के अनुसार शासन करने के लिए बाध्य करती थी, जबकि आधुनिक संविधान एक लिखित और कानूनी दस्तावेज जो नागरिकों के अधिकारों और सरकार की शक्तियों को परिभाषित करता है, जिसमें भारत धर्मनिरपेक्षता और किसी का भी राजधर्म नहीं है। वैदिक राजधर्म और आधुनिक संविधान दोनों ही सुशासन और लोक कल्याण को सुनिश्चित करने वाले शासकों के कर्तव्यों और शासनों के सिद्धांतों का मार्गदर्शन करते, हालांकि उनके स्रोत, संरचना और परिचालन में महत्वपूर्ण अंतर है। तो बात करते हैं यहां पर किसकी? वैदिक राजधर्म की बात करते हैं। चलते हैं वैदिक राजधर्म, वैदिक कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप। वैदिक काल में राजधर्म का अर्थ था, देखो ध्यान रखना, वैदिक काल में किसकी बात होती थी? राजधर्म। उसका अर्थ क्या था, उसका मीनिंग क्या था? तो राजा के कर्तव्य, उसकी व्यवस्था और धर्म पर आधारित शासन। वैदिक राजधर्म का अर्थ है राजा का धर्म या शासक का कर्तव्य। वैदिक राजधर्म के प्रमुख तत्व कौन कौन से? तो सबसे पहले बात करते हैं इसके स्रोत की, इसके सोर्स की। इसके मूल सिद्धांत मुख्य रूप से वेद, उपनिषद, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र यानी कौटिल्य द्वारा और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में नहीं थे। राजा का चयन, राजा वंशानुगत होते थे और होते हुए भी सभा समिति द्वारा नियंत्रित होते थे। मतलब एक कह सकते हैं कि राजा का बेटा राजा तो बनेगा ही, पर उनका कंट्रोल जो होता था वो पूरा सभा समिति के द्वारा होता था। धर्म आधारित शासन, राजा का कार्य था धर्म की रक्षा करना और न्याय देना और प्रजा का कल्याण करना, यह उसका मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद आती है राजा सर्वोच्च नहीं था। खास बात है, राजा सर्वोच्च नहीं था उस जमाने में, तो धर्म सर्वोच्च था। राजा भी धार्मिक नियमों का पालन करता था, राजा को भी धार्मिक नियमों का पालन अनिवार्य था। उसके बाद न्याय एवं दंड यानी दंड नीति, शांतिपूर्ण समाज बनाए रखने के लिए उचित दंड व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। प्रजा कल्याण, राजा को प्रजा वत्सल कहा गया है। प्रजा के हित में निर्णय लेना अनिवार्य था। प्रजा का पालन पोषण और बाहरी तथा आंतरिक खतरों से उनकी रक्षा करना यह उसका महत्वपूर्ण काम था। समिति और सभा, यह संस्था राजा को सलाह नियंत्रण देती थी, एक प्रकार की प्राचीन लोकतांत्रिक संरचना थी। शासन की प्रकृति, यह मुख्य रूप से राजा या राज वर्ग पर केंद्रित था, जहां राजा के धर्म के मार्गदर्शन के कार्य करना होता था। तो हमने राजधर्म की बात करी, इसकी हम पूरा देख रहे थे वैदिक राजधर्म को में क्या क्या होता था। अब विद्यार्थियों हम चल रहे हैं यहां से आधुनिक भारतीय संविधान की तरफ।
जहां नए युग में हम जी रहे, 21वीं सदी में जी रहे, वहां पर क्या क्या कॉन्सेप्ट उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आधुनिक संविधान लोकतंत्र, समानता, न्याय और मानवाधिकार पर आधारित है। आधुनिक संविधान एक लिखित या अधलिखित दस्तावेज होता है जो किसी राष्ट्र के शासन के मूल नियमों और संरचना को परिभाषित करता है। इसके कुछ तत्व, सोर्स यानी स्रोत, ये लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकार, न्याय, स्वतंत्रता और समानता के आधुनिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसे एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया है। दूसरा है जनसत्ता का सिद्धांत। देश की शक्ति जनता में निहित है, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया। कानून का शासन, शासक सहित सभी को संविधान और उसके अंतर्गत बने कानूनों का पालन करना होता था। मौलिक अधिकार, नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे मौलिक अधिकार प्रदान करना। खास बात थी विदेश धर्मनिरपेक्षता। राज्य सभी, पांचों पॉइंट पे आ गया हूं मैं, राज्य सभी धर्मों में से समान दूरी रखता था। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कानून और अधिकारों की सुरक्षा। लोकतांत्रिक शासन, शासन का अधिकार जनता में निहित होता है जो अपने प्रतिनिधियों को चुनती थी। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, सभी कानून के बराबर है। राजा या सरकार या पीपल, सभी के लिए बराबर कानून बनाए गए हैं इस देश के अंदर। शासन की प्रकृति, यह संस्थाओं यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पदधारकों पर केंद्रित है, जहां संविधान का पालन करना इस शासकों का राजधर्म माना जाता है। वैदिक राजधर्म और आधुनिक संविधान की प्रमुख समानताएं क्या थी? तो सबसे पहला, वैदिक राजधर्म धर्म सर्वोच्च था, आधुनिक संविधान संविधान सर्वोच्च है। याद रखिएगा, वैदिक, कितना बढ़िया डिफरेंस है यहां पे, देखिएगा आप लोग। वैदिक राजधर्म प्रजा कल्याण राजा का कर्तव्य था। आधुनिक संविधान राज्य की नीति, सामाजिक, आर्थिक और कल्याण, ये महत्वपूर्ण, मतलब राज्य और देश नीतियां बनाएंगे, कौन कौन सी? सामाजिक कल्याण की और आर्थिक कल्याण की नीतियां बनाते हो। उसके बाद वैदिक राजधर्म न्याय और दंड व्यवस्था थी। आधुनिक संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका और दंड विधान है। वैदिक राजधर्म सभा समिति जैसी संस्थाएं थी और आधुनिक संविधान में संसद और विधानसभाएं हैं। वैदिक राजधर्म राजा का उत्तरदायित्व होता था और आधुनिक संविधान में सरकार की जन उत्तरदायित्व प्रणालियां होती हैं। अब डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। वैदिक राजधर्म और आधुनिक संविधान के मुख्य अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? वैदिक राजधर्म धर्म और नैतिकता पर आधारित है। ध्यान रखना, वैदिक राजधर्म क्या था? धर्म और नैतिकता पर आधारित था। किंतु वर्तमान का जो संविधान जिसको हम पालन करते हैं, कानून, अधिकार और संविधान पर आधारित है। उसके बाद वैदिक राजधर्म में राजा वंशानुगत होते हैं। आधुनिक संविधान में नेता जनता द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि जो भी हमारे यहां चुनाव प्रणालियां होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो तरीके से चुनाव होता है। वैदिक राजधर्म धर्म राज्य व्यवस्था का हिस्सा होता था और आधुनिक संविधान में राज्य धर्म निरपेक्ष है, क्योंकि हमारा देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष। वैदिक राजधर्म लिखित कानून कम होता था, वहां कोई लिखित कानून नहीं होता था, जो बना दिया सो बना दिया। और आधुनिक संविधान में हम किस पर? विस्तृत लिखित संविधान पर चलते हैं। उसके बाद वैदिक राजधर्म राजा सर्वोच्च नहीं, धर्म सर्वोच्च होता था। वहां पर राजा सर्वोच्च नहीं है, धर्म सर्वोच्च होता था। और आधुनिक संविधान में जनता सर्वोच्च होती है और संविधान सर्वोच्च है। आधुनिक में क्या है? जनता भी सर्वोच्च है और संविधान भी सर्वोच्च है। अब इससे रिजल्ट क्या निकला है? तो वैदिक राजधर्म ने शासक के लिए कर्तव्यों और नैतिक आचरण अर्थात राजधर्म और नैतिकता का एक ढांचा प्रदान किया है, जिसका अंतिम उद्देश्य प्रजा का कल्याण यानी लोक कल्याण था। आधुनिक संविधान ने इस मूल भावना को बनाए रखा है, लेकिन इसे लोकतांत्रिक, कानूनी और संस्थागत आधार प्रदान किए हैं, जहां संविधान का पालन करना ही आज के शासकों का सबसे बड़ा राजधर्म है। बात करते हैं, कानून का उल्लंघन करना प्राचीन काल में राजद्रोह माना जाता था और आज भी यह संविधान का उल्लंघन भी राजद्रोह माना जाता है। तो देखो कितनी एक समानता है कि पहले भी राजद्रोह माना जाता था और आज भी राजद्रोह माना जाता है। कब? वहां पर भी कानून का उल्लंघन करना और यहां पर भी कानून का उल्लंघन करना। तो विद्यार्थियों, ये हम लोगों ने आपका जो पेपर है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग इंडिया यानी वैल्यू एडेड कोर्स भारत बोध मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम, इसकी यूनिट 2 का पहला वीडियो लेक्चर हमने देखा। यूनिट 2 का सेकंड वीडियो लेक्चर जब हम आप डिस्कस करेंगे तो वहां पर मूल अधिकार और कर्तव्य, धर्म, कर्तव्य, नैतिकता, ये इसके ठीक बाद प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।